हेलो स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास 10th का, क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है और एग्ज़ाम भी आएगा ही आपका, जो हो जाए। तो चलिए पहले तो हम लोग, अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर बुक नहीं अवेलेबल है आपके पास तो प्ले स्टोर में जाइए एंड उस पर आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी। जैसे मैंने पहले सर्च किया था एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी सर्च कीजिए और ये एनसीईआरटी बुक को आप डाउनलोड करिए। मैंने पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको ओपन कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्लास 10th में जाइए और जैसे मैं आप पॉलिटिक्स पढ़ाऊँगा, तो सबसे पहला चैप्टर है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चैप्टर का पहला नाम है आपका पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग, अगर आपके पास बुक है या फिर मोबाइल ऐप है तो किसी का आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो हम ओपन चैप्टर करते हैं। आप आराम आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, खोलिए उसको, फिर मेरे साथ आइए, ठीक है। तो दो ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो देखिए, पावर शेयरिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो ये आपको बता देते हैं। जैसे पावर को शेयर करना, जैसे आपके अगर घर में भी अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पावर दादाजी के पास है, फिर फादर के पास है, फिर माँ देखती है, या फिर थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत मिलता है। तो इस टाइप के पावर शेयरिंग किया जाता है ताकि मतलब सबका बात सुना जाए और बैलेंस में सब कुछ चले, इसलिए पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आप ओपन कीजिए और मेरे साथ चलिए, एकदम एक एक लाइन एक एक वर्ड मेरे साथ रहिए, तब आपको समझ आएगा। मैं लगभग 15 से 20 मिनट आपको कराता हूँ और उस 15 से 20 मिनट में मेरे साथ प्रॉपर रहिए एकदम, ठीक है। तो चलिए, ओवर में क्या लिखा है यहाँ पे, एक एक लाइन एकदम लिखा है यहाँ पे। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। क्या कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या रिज्यूम करेंगे। जैसे आप गेम खेलते हैं तो देखते हैं कि रिज्यूम करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग भी इसको रिज्यूम कर रहे हैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे। किस चीज का? डेमोक्रेसी का। जो हम लोग डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे क्लास 9th में, उसको फिर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है वी नोटेड लास्ट ईयर दैट, हम लोग ने पिछले साल ये देखा था। क्या देखा था? कि इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पिछले साल ये देखा था कि कोई भी जो पावर होता है, जो मतलब सभी पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है। फिर क्या होता है? एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy। तो क्या कर रहा है कि पावर को बहुत अच्छे तरीके से 3 रूप में बांटा जाता है। तो किस किस रूप में? तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि पावर कैसे कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले बात करता है यहाँ पे लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर का मतलब समझ में ही नहीं आता है, तो लेजिस्लेचर जैसे जैसे आप जान लीजिए, सो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके राज्य में भी होता है और केंद्र में भी होता है। तो ये जो कानून बनाने का काम करता है, तो यही लेजिस्लेचर वाले लोग होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका क्या करे? एग्जीक्यूटिव। अब भाई साहब कानून तो बना देंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल में सांसद में कानून बन जाएगा, तो इसको अब फॉलो वो नहीं करवाएंगे। जैसे मान लियो कि अभी मोदी जी का सरकार है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मोदी जी की सरकार है, ठीक है। उन्होंने कुछ कानून बना दिए, वो तब वो उसको फॉलो नहीं करवाएंगे। वो नहीं कि और भैया आप आपका लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं चेक करेंगे। इसको देखने वाला कोई और होगा, तो वो सब कौन होता है? तो पुलिस वाले लोग होते हैं, इसको जो एग्जीक्यूट करते हैं। वो कानून बना के दे दिए, और जो पुलिस लोग है ना आपके जैसे शहर में, एसपी, डीएम, पुलिस, ये सब लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना। तो ये लागू इन लोग करवाएंगे, इन लोग आपको फॉलो करवाएंगे, ठीक है। और तीसरा चीज होता है आपका, कौन करेंगे? जुडिशियरी। इनके पास भी पावर है, इनके पास भी कानून उतना ही अधिकार दिया है कि मतलब ये भी कानून बना सकते हैं और सब कुछ को बैलेंस करने में एक ये भी करते हैं। तो इन लोग एक समझिए एक पैरेलल है, मतलब यूनिफॉर्म एक लाइन है और तीनों उसी पे लैंड करता है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे।
अगर मान लीजिए आपके देश में पार्लियामेंट है तो उसके पास उतना पावर है, एग्जीक्यूटिव है एसपीडीएम उसके पास भी बहुत पावर है, और साथ साथ में जुडिशियरी मतलब जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि जैसे देखिए नेता लोग को भी सजा कानून देती है, तो इसके पास भी बहुत पावर, इसलिए तीनों का आपस में ये इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से मतलब नहीं है, लेकिन तीनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन सब कुछ बैलेंस में चलता है तीनों का। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो हमारे भारत में तीनों रूप में दिया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर, इसमें और अगले 2 चैप्टर में वी कैरी दिस आइडिया पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। अगले इस चैप्टर में तो करें ही करेंगे, और अगले 2 चैप्टर और होगा उसमें भी हम लोग पावर शेयरिंग को कैरी करेंगे। ओके, वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। इसमें हम लोग 2 देश है, एक बेल्जियम और श्रीलंका, यहां से स्टार्ट करेंगे। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। क्या कह रहा है कि बोथ दीज स्टोरी, जो बेल्जियम का स्टोरीज है और श्रीलंका का स्टोरी है, इसमें कैसे पावर को शेयरिंग किया जा रहा है और डेमोक्रेसी को कैसे हैंडल किया जाएगा, इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, द स्टोरीज इल्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। और क्या कर रहा है कि इस जो यहाँ जो कहानी जो बताया जाए आपको बेल्जियम श्रीलंका में, इसमें कुछ हम लोग जनरल कंक्लूजन देखेंगे कि पावर शेयरिंग जो डेमोक्रेसी के जो पावर शेयरिंग होता है उसमें बेसिकली क्या नीड है, क्या जरूरत है, तो हम लोग कुछ जनरल चीजें देखेंगे जो सब जगह लागू होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है आगे, this allow us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapter। क्या कह रहा है कि this allows us, ये हमको अलाउ करता है to discuss various forms of power sharing। जैसे पावर शेयरिंग आपका है फॉर्म में आपको पहले बता दिया कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये फॉर्म्स है। तो इसमें कैसे कैसे मतलब आगे बात करेंगे कैसे कैसे पावर डिवाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या दोनों तीनों का वर्क कैसे कैसे है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे 2 चैप्टर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका से। तो फटाफट मेरे साथ आप लोग आ जाइए और देखिए बेल्जियम और श्रीलंका पे अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास 7 कंटिनेंट है। ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब है। ठीक है, तो उसी में से क्या कर रहा है कि यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम, और क्या क्या कर रहा है, क्या स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और इसका जो एरिया है वो आपका जो हरियाणा है उससे भी छोटा है। इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस। ये बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो फ्रांस से लगता है, जैसे हमारा बॉर्डर चाइना से, पाकिस्तान से लगता है, उसी तरह से बेल्जियम का बॉर्डर भी फ्रांस से लगता है, नीदरलैंड से लगता है, जर्मनी से लगता है और लग्जमबर्ग से लगता है। ठीक है, आगे, इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। सोचिए, ऑलमोस्ट लगता है बिहार का पॉपुलेशन 12-13 करोड़ है, और इस पूरे देश का पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है। ठीक है, अराउंड 1 करोड़ के है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अच्छा, ये लीजिए, हरियाणा का पॉपुलेशन से भी हरियाणा देश तो है ही, मतलब हरियाणा छोटा और पॉपुलेशन भी हरियाणा की आबादी से भी आधा है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहा है, अच्छा इथनिक का मतलब आपको नीचे में दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि यहाँ जो कंपोजिशन है, जो छोटा जो देश है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत जटिल है। देखिए यहाँ पे अगर आपको देखना हो कि इथनिक का मतलब दिया हुआ है, इथनिक। सो इथनिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। इथनिक क्या होता है, तो अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एक समाज में जो डिवीजन होता है, कल्चर जिसमें सिमिलरिटीज होता है। ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। क्या कह रहा है कि जो सेम इथनिक ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं उनमें सिमिलरिटीज होते हैं, किस किस का, फिजिकल टाइप का, मतलब देखने उखने में वो सेम दिखते हैं, या फिर उनका कल्चर सेम होता है, या फिर दोनों आपस में मिलता है। ठीक है, और दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और, हाँ लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं है कि उनका हमेशा धर्म सेम हो
या फिर नेशनलिटी मतलब जहाँ के वो रहने वाले हैं वो एक ही जगह के, ऐसा नहीं है। ठीक है, इथनिक वो कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी देश से होते हैं, किसी भी धर्म से होते हैं, लेकिन एक रीजन में रह गए तो उनके रहने स्वभाव भाव में सिमिलरिटी हो जाता है। तो ये था कहाँ का, इथनिक के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, बेल्जियम के बारे में। ठीक है, तो कह रहा था कि द इथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्रीज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ का जो इथनिक जो मैंने कंपोजिशन था, जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत मिला हुआ, चलो उसको मैंने कठिन था या जटिल था। ठीक है, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि देखिए जो बेल्जियम देश है उसमें से जो 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, और वो क्या कौन सी भाषा बोलते हैं, वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। और अनदर जो 40% लोग हैं, ठीक है, पहले तो 59% ने बात कर लिया कि वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, और अनदर जो 40% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वेलनोइया रीजन में रहते हैं। ठीक है, एंड स्पीक्स फ्रेंच, वो वेलनोइया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ओके, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, और बाकी जो 1% रह गए लोग वो कैसी भाषा का यूज करते हैं, जर्मन का। तो ठीक है, याद रखिएगा 59% जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच बोलते हैं, और जो 40% हैं कहाँ पे, 40% जो लोग हैं वो 40% ऑफ द पीपल बेल्नोइया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। बाकी जो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बेल्जियम का बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। और आगे, द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, बेल्जियम का भी कैपिटल याद रखिएगा ब्रुसेल्स है। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अब सुनिए, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है वहाँ पे जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि 20% और डच स्पीकिंग, और बाकी जो 20% है वो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो कैपिटल रीजन इसका ब्रुसेल्स है वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं, और बाकी 20% वहीं के लोग डच का प्रयोग करते हैं, डच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अच्छा, क्या कर रहे हैं, जो कम लोग फ्रेंच जो लोग बोल रहे हैं, जैसे कि आपको ऊपर में 80% लोग तो आपको फ्रेंच बोल रहे थे, 20% डच बोल रहे थे, लेकिन ये कैपिटल रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि द माइनॉरिटी जो फ्रेंच बोलते हैं वो रिलेटिवली बाकी जो और अदर लोग हैं वहाँ पे उनसे थोड़ा सा वो पावरफुल है और रिच हैं। ओके, दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। क्या कर रहा है कि दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। हाँ, तो ठीक है, अभी मैं इतना पे ही स्टॉप करता हूँ। ये मेरे डेमो वीडियो है। अगर इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या चेंजेस चाहते हो उसमें। और अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी अगर चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊँगा। और बाय द वे ये ठीक है तो फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।